एक लंबे विवादों के बाद केंद्र सरकार ने तो जाति जनगणना नहीं कराई। केंद्र सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके वोट में सेंधमारी ना हो जाए, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन बिहार की जो नई महागठबंधन सरकार है, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जाति जनगणना कराना शुरू कर दिया है और इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। और इस जाति जनगणना के दो पहलू हैं। एक सामाजिक पहलू है जिसके जरिए आप बिहार के विकास की बात कर सकते हैं, सामाजिक समीकरण के विकास की बात कर सकते हैं। दूसरा पहलू इसका राजनीति है, जिसके राजनीतिक फायदे नफे नुकसान की भी बात हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। इसका सही आकलन क्या है, इससे बिहार को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और आपको हम सही तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदय कुमार सिंह हैं, जो इस मुद्दे पर अपना बात रखेंगे, अपनी पक्ष रखेंगे। तो उदय जी, जाति जनगणना, चूंकि आप भी बिहार से हैं और मैं भी बिहार से हूं, हम लोग अलग अलग सामाजिक परिवेश से भी आते हैं, क्या कहेंगे आप? पंकज जी, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। जाति की बात जब करते हैं तो जाति सिर्फ बिहार की नहीं, ये पूरे देश की बात है। अभी बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू हो गई है और पहले चरण में घरों की गिनती होगी और उसके बाद जो है सामाजिक और आर्थिक और साथ ही साथ मेरे ख्याल से शैक्षणिक स्तर के भी मतलब हेड गिने जाएंगे। हेड पहले जाति जनगणना और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हेड गिने जाएंगे, सिर गिने जाएंगे। आप किस जाति से हैं, किस उपजाति से हैं। जैसे अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, वो हालांकि क्षत्रिय, शूद्र, वो हालांकि वह पुरानी बातें हो गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा है और शूद्र शूद्र भी नहीं रहा है। समझे ना, ब्राह्मण वो काम कर रहा है जो पहले शूद्र करते थे और शूद्र वो काम कर रहा है जो अभी ब्राह्मण कर रहे हैं। अब पंकज जी, जातीय जनगणना के नफ़ा नुकसान की अगर आप बात करते हैं और राजनीति से जोड़ के देखते हैं तो इसमें राजनीति भी होगी, इससे नफ़ा भी होगा और कुछ लोगों को इससे नुकसान भी होगा। अच्छा, पहले नफ़ा की बात करते हैं कि क्या नफ़ा होगा, पहले ये बताइए। देखिए, नफ़ा ये होगा कि कोई भी जब आप योजना शुरू करते हैं किसी स्टेट में या किसी देश में, तो उसमें सरकारें जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखती हैं कि किस जाति के लोग कितने हैं और उस हिसाब से कहाँ पिछड़ापन है, कहाँ हमें शिक्षा में काम करना है, कहाँ स्वास्थ्य पे काम करना है, कहाँ और क्षेत्रों में काम करना है। तो ये जब तक आपके पास आंकड़े नहीं रहेंगे तब तक ये जो है आप सही ढंग से किसी भी योजना को धरातल पे नहीं उतार सकते। तो सरकार तो कह रही है, महागठबंधन की सरकार ये बात कह रही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि भैया बिहार जो है वो सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है और हमारे पास वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, तो उन्होंने कह रहा है कि जो ये बाकायदा प्रावधान रहा है कि हर 10 साल के बाद आपको एक सेंसस कराना चाहिए, आपको गणना करानी चाहिए। इस देश में जब पेड़ों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, शेरों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है और उसके लिए बाघ जो है वो बाहर से लाए जाते हैं, बाकायदा उसका फोटो सेशन होता है। तो जब देश में जब आम समाज का निर्माण होना है, आम व्यक्ति का निर्माण होना है और उसकी अगर सामाजिक और शैक्षणिक, अगर आपकी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी तो आपका ये कहते हैं कि तो कैसे आप उसकी योजनाओं को बनाएंगे? तो बिल्कुल सही है, कदम है। पंकज जी, आप भी पढ़े होंगे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पढ़ल रहे दो म्यान। यानी कि जो जाति, साधु की जातु नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान जानना चाहिए और हमें बात तलवार की करनी चाहिए, म्यान की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति और तब की परिस्थिति में फ़र्क था। आज की परिस्थिति यह है कि बिना जात का कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले यही पूछा जाता है। पहले तो खुलेआम पूछते थे लोग, सामंतवादी लोग जो थे। आप जो है हो सकता है हमें उसमें मत रखिएगा आप, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन सामंतवादी लोग थे, बोले कहा रे कौन जात के है, बिहार में पूछता था ना लोग।
बिहार, यूपी और देश के हर कोनों में यही लगभग कहानी है। खैर ये मजाक वाली थोड़ी सी बात थी। अब जो है बिहार में जब जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है तो महाराष्ट्र में भी इसकी मांग उठ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे जातीय जनगणना कराने की बात कही है। नफ़ा की बात तो मैंने आपको बता दिया, नुकसान की बात भी थोड़ा सा बता दूं। नुकसान की बात ये होगी इसमें पंकज जी कि पहले मान लिया SC ST OBC और फॉरवर्ड जो सामान्य जाति में आते हैं, वो लाला, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अब क्या होगा है कि OBC में भी तो कई उपजातियां हैं ना जी। जैसे OBC में जो उपजातियां हैं, अगर उनकी संख्या कम है या फिर उनमें शैक्षणिक स्तर जो है वो कम है, निम्न है, तो ये जनगणना से उनको फायदा भी होगा। लेकिन नुकसान ये होगा कि अगर हम कम हैं, हमारा संख्या कम है, तो हमें परसेंटेज भी तो कम मिलेगा, फायदा भी तो कम मिलेगा। हमारे 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 खाते में पैसे भी तो हमारे खाते के लोगों के खाते में पैसे तो कम आएंगे ना। जो हमारे, मान लिया मैं अगर OBC की बात करता हूँ तो यादव जी को ले लीजिए, कुर्मी को ले लीजिए, कोयरी को ले लीजिए, साहू जी हैं उनको ले लीजिए। तो मान लिया साहू जी की संख्या कम है, मान लिया 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ को ही तो फायदा मिलेगा उससे, तो वो भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात यह है पंकज जी, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सारी दुनिया कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो लागू होता है, ये लागू होता है आपको नौकरियों में, ये आपको लागू होता है राजनीति में लागू होती है। यहाँ पर वो संख्या भारी की बात की जा रही है कि भाई जो रेशियो है उसके हिसाब से आप नौकरी में आरक्षण दीजिए, उसके हिसाब से चुनाव में नेतृत्व कराइए, आप उसकी बात हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, देश निर्माण या राज निर्माण कब होता है? अगर आप कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है, अगर जो पर कैपिटा इनकम, अगर आपका वहाँ का समाज, आपका लोग, आपकी कुछ जाति पिछड़ गई है, अगर उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उसकी शैक्षणिक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो वो पढ़ेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो उनकी नौकरी या कोई रोजगार नहीं कर पाएंगे, तो इससे तो आपका कहीं ना कहीं स्टेट पीछे ही रहेगा ना। उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तो आप, जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके इस विकास में कहीं कोई पिछड़ गया है तो उसको तो आपको लाना पड़ेगा मुख्य धारा में। और उसके लिए जाहिर सी बात है, अगर स्टेट को यही कहा जाता है कि वेलफेयर कहा जाता है कि एक राज्य जो है, चाहे देश जो है, वो कल्याणकारी नीति बनाती है, तो आपको उनको तो आगे बढ़ाना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार का काम ही यही है, कोई ये प्राइवेट कंपनी तो है नहीं सरकार। पंकज जी, आप हमको बीच में रोक दिए थे, मैं अपनी बात को पूरी कर लूं। बात मैं ये बताना चाह रहा था कि हम क्या करेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, और आप हमारा फैमिली प्लानिंग स्कीम जो है उसका क्या होगा फिर? जो आप कह रहे हैं जनसंख्या की बात कह रहे हैं, आबादी बढ़ाने की बात है, जो एजुकेट होगा, और ये बाकायदा पूरा सर्वे है कि जहां जहां शिक्षा की अलग पहुंची है वहां वहां लोग खुद जागरूक हुए हैं, और वहां पर उन लोगों ने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रहन सहन के लिए उन्होंने जो है वो अपनी आबादी खुद भी कम की है। पंकज जी, अल्टीमेटली ये बात जाएगी रिजर्वेशन पे ही। अभी मान लिया 27% OBC को मिल रहा है, 17%, 15% अलग अलग सबको मिलता है, फॉरवर्ड क्लास को भी EWS वालों को जो है 10% दे रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आगे पता चलेगा कि 100% रिजर्वेशन ही हो गया। 100% कैसे रिजर्वेशन हो जाएगा? क्यों? अभी 50% सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, 50% से ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन झारखंड में आप देखिए 73% मिल रहा है कि नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि हम बात को दूसरी तरफ रिजर्वेशन, इस पूरे कास्ट सेंसस को हम रिजर्वेशन से जोड़ के दे रहे हैं। कास्ट सेंसस को आप इस तरीके, देखिए, की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे थोड़ा आगे और बढ़ के मैं एक बात कर रहा हूं। कास्ट सेंसस जो है, ओवरऑल कास्ट सेंसस जो है, उनके 2 पहलू हैं। एक सामाजिक और राज्य के उन्नति के लिए आपके पास डाटा होना जरूरी है। जैसे प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, जिसका नाम बदल दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप नीति आयोग उन्होंने कर दिया है। आखिर नीति आयोग जब कोई नीति बनाता है तो वो किस आधार पर बनाता है? उनके पास कोई डाटा होता है, उसी आधार पर बनाता है। इसी आधार पर वो तय करता है कि किस स्टेट को किस क्षेत्र में कितना फंड दे रहा है। जब आपके पास डाटा नहीं है, किसको क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं, हर बात आपकी बात को मान रहा हूं, मैंने पहले भी बोला इसके फायदा लाभ मैं गिनवाया ना पहले, ये लाभ होंगे हर क्षेत्र में। मान लिया आप बिहार में जाते हैं, वहाँ पे सर्वे करते हैं, वहाँ पे आप आंकड़े निकालते हैं, तो वो आप जो है वो जात की बात नहीं होती है ना वहाँ पे तो ये होता है कि आप जो है वहाँ पे मेडिकल की क्या स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, और तमाम तरह के आंकड़े निकाले जाते हैं। इससे ये मैं मानता हूं आपकी हर बात को। देखिए, सिर्फ इस कास्ट सेंसस में सिर्फ आदमियों की ही गिनती नहीं होगी। इस कास्ट सेंसस में ये भी होगा कि किस क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल्स हैं,
कितने उसके हिसाब से चिकित्सा का क्या स्तर है, तब ये तय होगा कि कहां एम्स दिया जाए, कहां जिला अस्पताल दिया जाए। ये उसके आधार पर ये तय किए जाएंगे। और इससे आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा डेवलपमेंट की लकीर खींचने की बात है। अगर आप इस पे देखिए, जब जाहिर सी बात है कोई आंकड़े आते हैं तो उनकी राजनीति भी होती है, और राजनीति होगी भी। जाहिर सी बात है हर जाति के, हर धर्म के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का राइट है, वो आगे भी बढ़ेंगे। और चुनाव में जाहिर सी बात है जितना वोट की ताकत होती है, वो जितने जो लोग होंगे वो निकल करके आएंगे। मैं तो इस कास्ट सेंसस पे ही सवाल खड़े कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ पंकज जी, आपको भी पता होगा, अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे पहले हुआ 1931 में, फिर 1941 में भी हुआ, फिर 2011 में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक टाइम में जब गृह मंत्री थे उस समय भी बात उठी थी, लेकिन उन्होंने भी बोला कि नहीं, इसमें जो है वो जातीय ताना बाना जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और इसमें जो मैंने एक बात बोला फैमिली प्लानिंग वाली कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो उस समय भी रोक दिया गया। अब नीतीश की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार अगर ये कास्ट सेंसस करा रही है, इसको मैं अगर पॉजिटिव बात बोलूँगा, इसमें सकारात्मक रूप से लेके चलूँ तो ये है कि ये अच्छी बात है। अगर नहीं तो पता नहीं इसका भी जो सेंसस हो रहा है वो भी सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। चलिए, ये तमाम जो है अलग अलग तरह की विचार है, लेकिन इस बात को देखा जाए कि ये सेंसस जो हो रहे हैं ये केंद्र सरकार को हर 10 साल में कराने का प्रावधान है। सेंसस कराने का प्रावधान है, जातीय जनगणना कराने का प्रावधान नहीं है। और अभी 21 में होने वाला था, तो उसमें इसीलिए विपक्षी पार्टियां जो है पंकज जी, वो केंद्र सरकार से बोल भी रहे थे कि आप जो है कास्ट सेंसस कराओ या फिर उसी में 2 खाने और बढ़वा दो। इसमें सिर्फ तो 2 कॉलम ही तो जोड़ना है ना, इसके लिए ना अलग से कोई आपको पैसे देने हैं, ना अलग से किसी तरह का मैन पावर बढ़ाना है। उसी में सिर्फ लिखना है जी आप किस जाति के हैं और किस उपजाति के हैं। इससे तो और आपको किसी चीज का विश्लेषण करने में और आपको खर्चे भी कम होंगे, खर्चे भी कम होंगे, बार बार जो आप करा रहे हैं खर्चे भी कम होंगे। अगर पंकज जी, मैं यही सवाल एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों की बात क्यों नहीं मान रही है? वो कास्ट सेंसस जो है 2 खाने जो बढ़ाने हैं वो क्यों नहीं बढ़ा रही है? देखिए, जब यूपीए की सरकार थी और नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार, माने उसका नीतीश जी का तो बहुत दिन से मन है कराने का, तो उन्होंने कहा कि आप भी साथ में करा लीजिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है मनाही हो गई और पैसे देने की बात भी नहीं हुई। अब 500 करोड़ रुपए जो है बिहार जैसा गरीब स्टेट इस पे खर्च करने जा रहा है। खैर, ये सारी बातें हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्यों मना कर रही है कास्ट सेंसस कराने से? देखिए, इसके एक पहलू ये बात बिल्कुल तय है कि ये सिर्फ कास्ट सेंसस की जो बात की जा रही है, ये सिर्फ हमारे बिहार में या देश में हो रहा है, ये से पहले हुआ है या आगे ऐसा की मांग हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका में भी होता है, ब्रिटेन में भी होता है, यूरोपियन कंट्री भी जो है वो अपने जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, जो वहां के जो लोग हैं उनका वो सेंसस कराती है। और ये बाहर में भी होता है, जिसके उदाहरण जो है भारत में दिए जाते हैं। सरकार क्यों नहीं करा रही? केंद्र सरकार नहीं कराने के पीछे इसका रीजन ये है कि केंद्र सरकार जो यूपीए की सरकार थी, लगता है केंद्र सरकार को कि हमारा जो है 2019 में जो 44% ओबीसी वोट मिला था तो वो टूट जाएंगे। वो बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इसमें तय सी बात है कि जो बीजेपी है वो जितना हिंदुत्व उभार में होगा, बीजेपी उतना मजबूत होगी। और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, देखिए राजनीति तो का एक पहलू है जाति। आप जाति से इनकार नहीं कर सकते। आप जिस जाति के हैं वो जाति मौजूद है ना, या फिर बिल्कुल आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप अमेंडमेंट लेके आइए कि सारी जातियां खत्म, कहीं से कोई जाति की बात नहीं होगी, कोई गोत्र की बात नहीं होगी। अखबारों में देखिए इतने सारे विज्ञापन पोर्टल बने हुए, जीवनसाथी.com से लेकर के सभी लोगों को है, होगा केंद्र सरकार ऐसा डर उनको है कि अगर जाति की बात होगी, मालूम चल जाएगा कि यादव इतने % है, मुसलमान इतने % है, मुसलमानों में पसमानदा इतने % है, अगर वैश्यों में रौनियार जाति इतने % है, तो उनको हर जाति अपने अधिकारों की मांग करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है। और एक बात तय मानिए कि जो गरीब होते हैं, जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा चेंज, रिवोल्यूशन होता है। मैं ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिनके कहीं उनके पास तो करोड़ों की पूंजी तो है नहीं, कुछ सब लोग आकर के कोई बड़े बड़े दुकान स्टोर खोल देंगे, उनके लिए एक बड़ी पूंजी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन आप पढ़ाई करके और आपको अगर अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहां से अगर नौकरी पा जाते हैं, 4th ग्रेड की भी नौकरी पा जाते हैं, तो ऐसे तमाम उदाहरण बड़े पड़े हैं कि वहां पे पूरे परिवार का एक बहुत चेंज हुआ है और उसकी नई पूरी पीढ़ी चेंज हो जाती है। इससे कास्ट सेंसस के बाद
हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज की मैं बात बोल रहा हूँ, जिसका जो बीजेपी जिस पे कहती है कि ये उनका वोट बैंक है, उसमें और बिखराव आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मुसलमानों को लीजिए, उसमें खान है, पठान है, शेख हैं, अब्दुल्ला है, तमाम तरह की उपजातियां उसमें भी हैं, लेकिन उनको कभी आपने वो तो इंटैक्ट रहते हैं, एकजुट रहते हैं। सिर्फ मुसलमान को हम मुसलमान नहीं, बहुत अब गहराई में जाएंगे पंकज जी। तब मैं पढ़ के आ रहा हूँ, तब मैं बता रहा हूँ कि इतनी सारी होती है, लेकिन और नॉर्मली जो है वो लोगों को पता होता है मुसलमान बस मुसलमान। एक वक्त था कि जिसमें जो मुसलमानों में भी जो बड़ी जातियां हैं उनका राजनीति पे अभी भी बड़ा एकाधिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में उनका एक कब्जा है और पूरी राजनीति को, समाज को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, खान पठान की आप जो बात करते हैं। लेकिन अब इसमें जो पासमानदा जातियां हैं, आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से भी पासमानदा मोर्चा बनाए गए हैं और लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में जितनी भी जो पासमानदा जातियां हैं और बड़ी चेंज हुए हैं राजनीतिक, जो आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, जो मुखिया का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, बड़े स्तर पर ये लोग जीत करके आ रहे हैं और एक रिवोल्यूशनरी चेंज आपको दिखाई देगा। इससे देश का भी डेवलप, देखिए राजनीति है तो राजनीति होगी, मतलब इसमें हिंदू जो है एकजुट रहेंगे सेंसस के बाद भी, आपको लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे वो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन ये तय है कि इस कास्ट सेंसस से हमारे देश की योजनाओं को बनाने में, राज्य की योजनाओं को बनाने में और सरकार की नीयत और मंशा ठीक है तो वो इससे डेवलपमेंट करने में स्टेट की जो है वो बहुत एक बड़ी भूमिका होगी। ये बड़ी बात बोला आपने कि सरकार की मंशा और नीयत सही होना चाहिए, फिर कास्ट सेंसस को, डाटा को आप किसी चीज को कैसे आप उसका निर्माण करना, हाँ यूटिलाइज कैसे आप पुनर्निर्माण करना चाहते हैं कि आप उनको एक तरीके से विध्वंस करना चाहते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ कर रहे हैं। देखिए राजनीति होगी तो फायदे की बात तो होगी, राजनीति में हर जो है जो जाति है या फिर हर पार्टी जो है अपने वोट बैंक के हिसाब से वो राजनीति की बात करेंगे, फायदे की बात करेंगे ही। तो इस पूरे मामले को लेकर के दो अलग पक्ष आपको सोशल मीडिया पे दो अलग अलग पार्टियों के हिसाब से अपने वोट बैंक से के हिसाब से इसको गलत और सही ठहराने की दलील दी जाती रहेगी। लेकिन कास्ट सेंसस सिर्फ भारत में पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी हुआ है, विदेशों में भी होता है और इससे पूरे सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक डेवलपमेंट का एक खाका खींचा जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि इस पर राजनीति भी होगी, इसके अपने संख्या बल के हिसाब से, जैसा उदय जी कह रहे हैं, वो भी तमाम बातें होंगी, राजनीति में उठापटक भी होगी, थोड़ा सा पानी में हलचल भी होगा, समाज में हलचल भी हो सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यह भी होगा क्योंकि जिसको मालूम चलेगा कि मेरी जाति इतना % है तो वो अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे और ये एक स्वाभाविक पहलू है, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। एक बात ये है जो जाते जाते मैं अपील करूंगा आप सभी लोगों से, बिहार में जितने भी जोश हो रहे हैं आप सभी लोग उसमें हिस्सा लीजिए, खास तौर पे आप अपनी जाति बताएं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे अगर मैं वैश्य जाति का हूं और मेरी उपजाति रौनियार है तो आप वहां पे अपनी जाति रौनियार लिखिए, अगर आप तेली हैं तो तेली लिखिए, अगर आप कुर्मी हैं तो कुर्मी लिखिए, अगर राजपूत है तो राजपूत में आप सिसोदिया लिखिए, या और भी राजपूतों में जातियां होती हैं, ब्राह्मणों में जो और भी चौहान होते हैं और तमाम होते हैं, मुसलमानों में जो अलग अलग जो अपनी जाति है, ये मत लिखिए कि पासमानदा या फिर खान पठान, आपकी जो अपनी जाति है वो जो आप मेंशन करें और ये एक बड़ा लकीर खींचने का काम करेगा जिससे आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो इस विषय में इतना ही, हमने इस पूरे पहलुओं को लेकर के हमने आपको पूरा इसका प्लस माइनस, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों बताने की कोशिश की है। हमें और उदय जी को इजाजत दीजिए, इस विषय में बस इतना ही। हम आने वाले समय में नए विषय पर चर्चा करेंगे और पूरा विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।